है आप सभी का देश नीति में। इसी पल का इंतजार था, लेकिन सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी देश नीति पर इतना भरोसा रखने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान खत्म हो गया है दोस्तों, और देश नीति लेके आया है सबसे सटीक एग्जिट पोल, क्योंकि लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स, राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषण और लगातार डिजिटल यानी ऑनलाइन सर्वे के जरिए देश नीति अपना एग्जिट पोल जारी करने जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की राजनीति में कौन आगे निकल गया है और कौन पीछे रह गया है, इसका खोजबीन दोस्तों चल रहा है कि आखिर 4 जून को किसके सर पर ताज सजेगा। थोड़ा सा धीरज रखिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ेंगे और एक एक सीट का विश्लेषण हम करेंगे। इसीलिए दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि देश नीति का अपना ओपिनियन पोल हर किसी को चौंका सकता है। लोकसभा चुनाव इस बार 7 चरणों में संपन्न हुए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान आज संपन्न हुआ। कुछ देर पहले आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने लगते हैं। CSDS, लोकनीति, सी वोटर, सभी एग्जिट पोल पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वतंत्र तरीके से सबसे बेबाक देश नीति का ओपिनियन पोल मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। सीटों का पिटारा खुलेगा धीरे धीरे। सबकी नजर एग्जिट पोल के नतीजे पर टिकी हुई है। मालूम है हमें फाइनल रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल के जरिए चुनाव में हार जीत का अनुमान लगाया जाता है। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं दक्षिण भारत से। जी हां, दक्षिण भारत के सभी राज्य में भारतीय जनता पार्टी इस बार कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाई है, वो एक बड़ा सवाल है। अगर नरेंद्र मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें दक्षिण भारत को इस बार जीतना होगा। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, चाणक्य अमित शाह क्या इस बार दक्षिण भारत की किला को फतेह कर पाते हैं या नहीं, आइए जानते हैं। केरला की बात करें दोस्तों, सबसे पहले केरला से शुरू करूंगी। केरला की 20 सीटों पर मतदान हुआ। 2019 में भारतीय जनता पार्टी केरला में खाता नहीं खोल पाई थी, वहीं यूपीए को 20 के 20 सीटें मिली थी। वहीं 2024 की बात की जाए, यानी एग्जिट पोल, देश नीति का सबसे सटीक एग्जिट पोल यह मानता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी केरला में खाता फिर एक बार नहीं खोल पाएगी। वहीं इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को 20 के 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों केरला की बात की जाए तो केरला में भारतीय जनता पार्टी इस बार पैर बिल्कुल भी पसार नहीं पाई, जबकि प्रचार प्रसार में थोड़ा बहुत हिस्सा जो है नरेंद्र मोदी और शाह ने इस बार केरला में लिया था। लेकिन केरला के नतीजे 2019 का देखें तो भी भारतीय जनता पार्टी केरला में बिल्कुल भी प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाई थी। और इस बार भी केरला में वायनाड से राहुल गांधी का वायनाड जो है संसदीय क्षेत्र है और हॉट सीट है वायनाड। और वायनाड में इस बार भी 2024 चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी तो खाता नहीं खोल पाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने कमाल का प्रदर्शन किया है और राहुल गांधी वायनाड का सीट जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं देश नीति एग्जिट पोल के मुताबिक। अब दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की 39 सीटों पर मतदान हुआ। लोकसभा की 39 सीटें तमिलनाडु से हैं। भारतीय जनता पार्टी 2019 में खाता नहीं खोल पाई थी, बीजेपी 0 पर थी। AIDMK जो है, जो एनडीए का अलायंस पार्टी है, वो 1 सीट 2019 में जीती थी। वहीं डीएमके 38 सीटों पर चुनावी जीत जो है दर्ज की थी तमिलनाडु में। 39 में से 38 सीटें जो है वो डीएमके के खाते में गई थी, यानी यूपीए के खाते में। और इस बार 2024 चुनाव में देश नीति का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी यहां पर खाता खोल पाएगी। 1 से 2 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है, लेकिन इंडिया यहां पर 36 से 38 सीटें जीतती हुई इंडिया अलायंस जो है नजर आ रही है।
तमिलनाडु का भी राजनीति जो है, तमिलनाडु की राजनीति भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। राहुल गांधी यहां पर अच्छा खासा दौरा किए हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर नरेंद्र मोदी का लगातार रैली देखने को मिली थी। लेकिन तमिलनाडु में उन्होंने तमिलनाडु के कुछ लोकल चैनल्स को इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन उस इंटरव्यू का असर इस कदर हुआ है कि बीजेपी एक सीट जो है हासिल कर सकती है। बीजेपी एक सीट, एआईडीएमके जो है वो एक सीट जीत सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि 1 से 2 सीटों का जो है कि खाता खोल बीजेपी या एनडीए जो है यहां पर तमिलनाडु में खाता खोल सकती है। वहीं दोस्तों अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में इस बार बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। जैसे पहले भी हमने इसके बारे में अच्छा खासा एनालिसिस किया था वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, एनालिस्ट्स के साथ, कि कर्नाटक इस बार जो है सबसे बड़ा झटका, बाकी राज्यों के साथ साथ बीजेपी को, दक्षिण भारत की बात की जाए तो सबसे बड़ा झटका कर्नाटक इस बार बीजेपी को, नरेंद्र मोदी और शाह को दे सकता है। कर्नाटक की 28 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में यहां पर कमाल का प्रदर्शन किया था। भारतीय जनता पार्टी 28 में से 25 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 1 सीटें गई थी, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे का सीट है। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे का सीट भी बहुत हॉट सीट माना जा रहा है। वो इस बार भी चुनावी जीत को जो है अपने नाम करेंगे। आईएनसी यानी नेशनल कांग्रेस जो है वो 1 सीट जीती थी 2019 में, और वहीं जेडीएस यानी रवन्ना की पार्टी, जिनका वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था, जिन पर बहुत बड़ा आरोप लगा है कि किस तरह से वो महिलाओं का शोषण करते हैं और उसके बाद उनका वीडियो बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार जो जेडीएस है उसे भारी भरकम का नुकसान कराकर जाएगा। और जेडीएस इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है। कर्नाटक विधानसभा के बाद जिस तरह से कर्नाटक की राजनीति में उलटफेर हुआ है, वो लोकसभा चुनाव को भी कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित करेगा अगर बीजेपी की बात की जाए तो। देशनीति 2024 लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है कर्नाटक में। वहीं इंडिया अलायंस कमाल का प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इंडिया के खाते में 20 सीटें देशनीति एग्जिट पोल के मुताबिक जा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजनीति भी बहुत ही दिलचस्प है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार टीडीपी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसका असर नतीजे पर कितना होगा ये देखना दिलचस्प होगा। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर चुनाव है, चुनाव खत्म हुआ है और आंध्र प्रदेश लोकसभा की 25 सीटें हैं, जहां पर वाईएसआर यानी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर जो है 2019 में 25 में से 22 सीटें जीती थी, और टीडीपी यानी जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टी है, वो टीडीपी जो है वो 3 सीटें जीतती हुई नजर आई थी। 2019 की बात मैं कर रही हूं। अब 2024 की बात की जाए, देशनीति एग्जिट पोल के मुताबिक आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से वाईएसआर और कांग्रेस को कम से कम 22 से 23 सीटें मिल सकती है। वाईएसआर यानी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं, और वहीं पर एनडीए जो है यानी बीजेपी प्लस टीडीपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी जीत हासिल नहीं कर सकती, लेकिन यहां पर टीडीपी जो है 1 सीट जीत सकती है। वहीं दोस्तों अगर तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की 17 सीटों पर चुनाव खत्म हुआ है। लोकसभा की 17 सीटें तेलंगाना से हैं, और 2019 रिजल्ट में हम देखेंगे कि कई पार्टी जो है यहां पर चुनाव लड़ते हुए और सीटें जीतते हुए नजर आई थी। बीआरएस की बात की जाए तो बीआरएस के खाते में 9 सीटें गई थी 2019 में, बीजेपी के खाते में 4 सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई थी, एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट, यानी ये जो एआईएमआईएम चुनावी जीत तेलंगाना में दर्ज की थी
वो सीट जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की सीट है। अब बात करते हैं 2024 देशनीति एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना की 17 में से किसके पास कितनी सीटें जा सकती है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी फिर एक बार 2019 के रिकॉर्ड को ही बरकरार रखेगी। बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया के खाते में 8 सीटें जा सकती है, जबकि पिछली बार कांग्रेस ने यहां पर 3 सीटें दर्ज की थी और इस बार इंडिया के खाते में 8 सीटें जा सकती है। यह 8 से 10 का मुकाबला है, 2 सीटें और बढ़ भी सकती है। अगर बात करें बीआरएस की, जो पिछली बार 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वो इस बार 4 पर सिमटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसके बीच विधानसभा चुनाव तेलंगाना में हुआ और तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था, उसे देखते हुए अब लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव है वहां तेलंगाना में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, जिसके चलते इंडिया अलायंस का प्रदर्शन अच्छा होगा और बीआरएस कहीं ना कहीं 9 से 4 सीटों पर सिमट सकती है और असदुद्दीन ओवैसी का जो सीट है वो बरकरार रहेगा एआईएमआईएम के पास। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी की एक सीट पर मतदान हुआ। यहां पर 2019 में यूपीए चुनाव जीती थी। यूपीए मतलब कांग्रेस के साथ जो अलायंस पार्टी थी उसने चुनावी जीत दर्ज की थी। उनके खाते में 1 सीट गई थी, यानी 1 में से 1 सीट जो है पौंडीचेरी की वो यूपीए के खाते में गई थी 2019 में। एनडीए का कोई भी, बीजेपी का कोई भी अलायंस पार्टी यहां पर चुनाव नहीं जीत पाई थी। अब 2024 देशनीति एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया के खाते में 1 सीट जाएगी, 1 की 1 सीट, और एनडीए जो है यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों ओडिशा की, यानी दक्षिण भारत से धीरे धीरे आप जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। ओडिशा की बात की जाए दोस्तों तो ओडिशा की 21 सीटों पर चुनाव है और ये 21 सीटें बहुत ज्यादा दिलचस्प है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन पटनायक पर जिस तरह से हमला बोला है और जिस तरह से नवीन पटनायक भी नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए नजर आए थे, उसे देखकर लगता तो नहीं है कि किसी भी सूरत में चुनाव के बाद 4 जून को नतीजे आने के बाद बीजेडी और बीजेपी एक साथ हो भी पाएगी। 2019 की बात की जाए तो बीजेडी ने 12 सीटें जीती थी ओडिशा में, बीजेपी 8 सीटें जीती थी और कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट गई थी। जबकि बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया था जब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आ रहा है। 2024 देशनीति एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेडी के खाते में 6 सीटें जा सकती है। बीजेपी यहां पर 2019 के मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के खाते में 14 सीटें जा सकती है, यानी 8 से सीधा 14, लगभग आप कह सकते हैं कि 80% की बढ़ोतरी हो सकती है सीटों पर। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस इस बार भी 1 सीट तो ओडिशा से जीतेगी, यानी ओडिशा में बीजेपी को बढ़त है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए दोस्तों तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर मतदान हुआ। लोकसभा की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से हैं। कांग्रेस को 2019 में आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और बीजेपी यहां से 9 सीटें लेकर के गई थी। लेकिन 2024 एग्जिट पोल में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो भी पलट गई है। बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती है और इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें। यानी बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो यहां पर कांग्रेस या फिर इंडिया और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। यानी यहां पर एनडीए या बीजेपी के खाते में 6 सीटें और इंडिया के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करते हैं झारखंड की। जी हां, झारखंड की 14 सीटों पर मतदान हुआ। लोकसभा की 14 सीटें झारखंड से हैं। 2019 के नतीजे पर गौर करेंगे आप तो आप देख पाएंगे कि कांग्रेस को 1 सीटें गई थी, जेएमएम यानी झामुमो को 1 सीट गई थी। बीजेपी यहां पर 11 सीटें जीती थी और जो आदर्श है एजेएसयू है, जो वहां की लोकल पार्टी है, उनके खाते में 1 सीट गई थी। लेकिन 2024 में जेएमएम, आईएनसी यानी कांग्रेस और एजेएसयू, ये जो अदर्स हैं, ये एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये इंडिया अलायंस बन चुका है और इसमें इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी जहां पर 11 सीटें जीती थी 2019 में, उन्हें 8 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है। एनडीए जो है 8 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। यानी यहां पर बीजेपी को कम से कम 4 सीटों का नुकसान तो हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं दोस्तों
तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश जो है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की 42 सीटें जो है, लोकसभा की 42 सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है। यहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग है। नरेंद्र मोदी ने विधानसभा के जरिए कहीं ना कहीं बंगाल में सेंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई थी। अब ऐसे में ये करो या मरो की स्थिति है बीजेपी के लिए। लोकसभा चुनाव की बात की जाए, 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी, बीजेपी के खाते में 18 सीटें गई थी। जी हां, 42 में से 18 सीटें बीजेपी अचानक 2019 लोकसभा चुनाव में हासिल की थी, जिसके बाद लग रहा था कि 2021 में बड़ा उलटफेर होगा विधानसभा में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बीजेपी 18 सीटें 2019 में जीती थी बंगाल में और टीएमसी के खाते में 22 सीटें गई थी। लेकिन 2024 एग्जिट पोल, देशनीति एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी यहां पर 1 से 2 सीटें और जीत सकती है। यानी 18 सीटें 2019 में जीती थी और इस बार 1 से 2 सीटों की बढ़ोतरी बीजेपी के खाते में हो सकती है। यानी इंडिया के खाते में अगर आईएनसी की बात करें, यानी नेशनल कांग्रेस की बात करें और टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के खाते में 21 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है और बीजेपी के खाते में 19 सीटें यहां से जा सकती है। यानी बंगाल में 1 से 2 सीटों का फायदा बीजेपी को हो सकता है और टीएमसी को 1 से 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहां पर टीएमसी ने यूसुफ पठान को, सबसे हॉट सीट बंगाल का जो है वो है अधीर रंजन चौधरी का सीट, जो कि कांग्रेस के खाते में हमेशा से जाती है। मुर्शिदाबाद की ये सीट है जहां पर अधीर रंजन चौधरी लगातार वो सांसद बने और वो ऑपोजिशन की ओर से एक बहुत बड़ा चेहरा है लोकसभा में। उन्हें कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए यहां पर यूसुफ पठान को टीएमसी ने उतारा है। ये बंगाल का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, जहां इंडिया अलायंस की कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए, अगर केंद्र में सरकार बनाने की बात आए तो टीएमसी और कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इसीलिए मैंने कहा कि इंडिया के खाते में कम से कम 22 से 23 सीटें जाएगी बंगाल की और बीजेपी के खाते में 19 सीटें। दोस्तों, बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में 1 सीट पर, लोकसभा की 1 सीट पर मतदान हुआ। 2019 में वहां की जो लोकल पार्टी थी उसने जीत दर्ज की थी। ना भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस वहां पर कुछ कमाल कर पाई थी। वहां की जो लोकल पार्टी है, जो रीजनल पार्टी है, उसने जीत दर्ज की थी और इस बार भी 2024 में उसी का रिपीटेशन होगा। यानी ये सीट अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं असम की। असम की 14 सीटों पर मतदान है। हेमंत विश्व शर्मा जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अक्सर आए दिन उनके विवादित बयान हमेशा चर्चा का विषय बन जाता है और इस बार कांग्रेस के 2019 चुनाव की बात की जाए तो असम में 2019 में कांग्रेस जो है 3 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई थी, बीजेपी के खाते में 9 सीटें गई थी और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट और, यानी 1 से 2 सीटों की बढ़ोतरी असम में बीजेपी को हो सकती है। बीजेपी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, इंडिया के खाते में 4 सीटें और अन्य के खाते में, अन्य जो है यहां पर कांग्रेस के साथ ही या इंडिया अलायंस के साथ ही नजर आ रही है। अब त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा लोकसभा की 2 सीटें जो है वो त्रिपुरा से हैं। बीजेपी 2 में से 2 सीटें 2019 में जीती थी और 2024 में भी वही नतीजे बरकरार रहेंगे। यानी बीजेपी 2024 एग्जिट पोल, देशनीति एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में 2 सीटें ही जाएगी। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ और लोकसभा की 2 सीटें अरुणाचल प्रदेश से हैं। बीजेपी 2 में से 2 सीटें 2019 में जीती थी। कांग्रेस यहां पर खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी के खाते में 1 सीट और इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जा सकती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इस बार जो है चाइना के मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा बीजेपी विरोधी हो गया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के मसले को हल करने के मूड में बिल्कुल भी सरकार नजर नहीं आई थी और ये वहां की जनता के लिए एक बहुत बड़ी नाराजगी की वजह भी बनी है। अब दोस्तों, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 2 सीटें जो है वो लोकसभा की 2 सीटें मणिपुर से हैं। बीजेपी के खाते में 2019 में 1 सीट गई थी और अन्य के खाते में, वहां की जो रीजनल पार्टी है उनके खाते में 1 सीट गई थी। लेकिन मणिपुर में इस बार जो कुछ भी हुआ, पिछले
9-10 महीने से जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, उसे देखते हुए मणिपुर की जनता में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक अलग नाराजगी, एक अलग गुस्सा है उनमें भरा हुआ। इसीलिए मणिपुर में वोटिंग जो है शुरू के दौर में बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी, फिर से चुनाव कराने की बात की जा रही थी। इसलिए 2024 देश नीति एग्जिट पोल के मुताबिक वहां की जो रीजनल पार्टी है यानी अन्य के खाते में ही 2 सीटें जाएगी। बीजेपी इस बार यहां खाता नहीं खोल पाएगी। अब दोस्तों, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये जो 3 राज्य है, यहां से कुल 5 सीटें हैं। 2024 की बात की जाए तो यहां पर इंडिया अलायंस 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ ही नहीं रही थी इन 3 सीटों पर, 3 राज्य में, इसीलिए अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 सीटें जो है, लोकसभा की 6 सीटें हैं जम्मू कश्मीर से। 2019 की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें गई थी। फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है उनके खाते में 3 सीटें गई थी। लेकिन इस बार फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जो है वो इंडिया के साथ अलायंस में है। वैसे चुनाव तो वो जम्मू कश्मीर में ममता की तरह अकेले ही लड़ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार जो है इंडिया के खाते में जम्मू कश्मीर की 6 में से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी के खाते में 2 सीटें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। यहाँ की जो मांडी सीट है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि यहाँ से कंगना रनौत चुनाव लड़ रहे हैं। एकदम हॉट सीट है। माना जा रहा है कि कंगना रनौत जो है वो चुनाव जीत तो सकती हैं, लेकिन जिस मार्जिन से वो चुनाव जीतेगी उसे जीत का दर्जा देना गलत होगा, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। हिमाचल प्रदेश की 4 में से भारतीय जनता पार्टी 2019 में 4 सीटें ही जीती थी और कांग्रेस के खाते में 1 भी सीट नहीं गई थी। लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला है, कांटे का टक्कर है। बीजेपी 2 सीटों का घाटा बीजेपी को यहां पर हो सकता है देश नीति एग्जिट पोल के मुताबिक, और इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अब दोस्तों, उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें जो है वो उत्तराखंड से हैं और बीजेपी 2019 में 5 की 5 सीटें ही जीती थी। लेकिन इस बार जो है मामला पूरी तरह से पलट गया है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस जो है 2 सीटें बीजेपी से छीन ली है। कांग्रेस के साथ साथ अब इंडिया अलायंस की बात करेंगे। इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें और बीजेपी के खाते में उत्तराखंड से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी को यहां पर 2 सीटों का भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब पंजाब की बात करें दोस्तों, पंजाब में भी बड़ा उलटफेर होने जा रहा है क्योंकि उलटफेर इस सेंस में कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 2 सीटें तो कम से कम जीती थी और साथ में शिरोमणि अकाली दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। यानी 2 में 2, 4 बीजेपी तो पंजाब में जीत गई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो इंडिया अलायंस में है। इसीलिए 13 की 13 सीटें जो है वो 2024 देश नीति एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ना ही बीजेपी यहां पर खाता खोल पाएगी और ना ही शिरोमणि अकाली दल। जबकि 2019 में कांग्रेस के खाते में 8 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी। अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा का भी चुनाव दोस्तों बहुत ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि यहां भी एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा। एक तरह से यहां की जो जनता है उसने बीजेपी के लिए उनका मोह भंग हो चुका है, उसने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। हरियाणा की जनता ने चुनाव से बीचों बीच, एकदम चुनाव शुरू होते ही जिस तरह से वहां पे मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया सीएम पद से, जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने चोट पहुंचाया बीजेपी को, अपना अलायंस उन्होंने तोड़वा लिया, ये कहीं ना कहीं हरियाणा में बड़ा नुकसान बीजेपी को पहुंचाएगा। और साथ ही साथ वहां की जो जाट है, वहां जो पहलवानों का जो मुद्दा रहा, जो महिला पहलवान प्रोटेस्ट पर बैठे और जिस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी नरेंद्र मोदी जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ, पहलवानों के साथ जो नाइंसाफी वो करते हुए नजर आए, उसके बाद वहां की जनता का गुस्सा, जाटों का गुस्सा जो है, साथ ही साथ फार्मर प्रोटेस्ट, सब मिलाकर के हरियाणा में बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप नहीं कर सकती। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीती थी और कांग्रेस के खाते में 1 भी सीट गई नहीं थी। लेकिन 2024 में
ये पूरी तरह से पलट जाएगा, जबकि बीजेपी 2 से 3 सीटें जीत सकती है और इंडिया अलायंस के खाते में 7 से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जो है बीजेपी 2019 चुनाव में लेकर के गई थी। एकदम झोला भर दिया था राजस्थान ने, लेकिन इस बार राजस्थान उसी झोले में से 2 से 3 सीटें निकाल सकता है और वो कहीं ना कहीं जो है इंडिया अलायंस को दे सकता है। बीजेपी के खाते में 2024 देश नीति एग्जिट पोल के मुताबिक 25 में से 23 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती है। गुजरात की 26 में से 26 सीटें बीजेपी 2019 में जीती थी, एकदम क्लीन स्वीप। लेकिन इस बार 1 सीट का घाटा बीजेपी को जो है, कम से कम 1 सीट का घाटा गुजरात में बीजेपी को हो सकता है और वो घाटा आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को उस घाटे की ओर धकेल दिया है। बीजेपी 2024 देश नीति एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 26 में से 25 सीटें जीत सकती है और 1 सीट जो है वो इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें जो है, लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश से है। बहुत बड़ा राज्य है, एकदम देश के बीचों बीच है मध्य प्रदेश। और बीजेपी जो है 28 सीटें 2019 में जीती थी और 1 सीट जो है वो कांग्रेस जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी को यहां कम से कम 3 सीटों का नुकसान मध्य प्रदेश में हो सकता है। बीजेपी के खाते में देश नीति एग्जिट पोल के मुताबिक 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया अलायंस के खाते में 2 से 3 सीटें, महज 2 सीटें आप मानिए। दिल्ली की बात करें दोस्तों, दिल्ली का चुनाव भी आपने देखा किस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का चुनाव भी एक अलग रंग ले लिया था। दिल्ली के चुनाव को अलग तरीके से रंगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन केजरीवाल को जेल के अंदर डालना, ईडी के केस में कहीं ना कहीं फंसा करके या कुछ भी करके जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अंदर डाला गया, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सबको जिस तरह से जेल में डाला गया था और बिल्कुल चुनाव से 2-4 दिन पहले केजरीवाल की रिहाई बेल पर, वो कहीं ना कहीं पूरे इलेक्शन को, दिल्ली में जो 7 सीटों पर चुनाव था उसे पूरी तरह से पलट दिया है। दिल्ली की 7 में से 7 सीटें 2019 में बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी 4 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, उस इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बिहार की बात की जाए तो बिहार की 40 में से 2019 में बीजेपी के खाते में 17 सीटें गई थी, जेडीयू के खाते में 16 सीटें गई थी, एलजेपी जो लोजपा है उनके खाते में 6 सीटें गई थी, यानी 40 में से 39 सीटें एनडीए लेकर के गया था। लेकिन इस बार मामला फंस चुका है। इस बार मामला इस कदर फंस चुका है कि एनडीए जो 39 सीटें लेकर के गया था वो 20 से 21 सीटों पर सिमट सकता है, जहां पर जेडीयू के खाते में 7 सीटें, बीजेपी के खाते में 11 सीटें और एलजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। यहां सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो थोड़ी बहुत भारतीय जनता पार्टी और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी को कराएगी। और वहीं पर इंडिया के खाते में 20 सीटें जाती हुई एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाई दे रही है, यानी कांटे का मुकाबला है, एकदम इक्वल डिवीजन है। 20 सीटें बीजेपी एनडीए के खाते में, 20 सीटें जो है वो इंडिया के खाते में जा रही है। और माना यह भी जा रहा है कि 4 जून को अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, अगर बीजेपी जो है 230-240 में सिमट जाती है, अगर टोटल कैलकुलेशन की जाए, तो वहां पर नीतीश कुमार अपनी पार्टी के साथ फिर एक बार इंडिया का साथ दे सकते हैं। यानी बिहार में कुछ ना कुछ बड़ा खेल होगा दोस्तों। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश महाराष्ट्र। लोकसभा की 48 सीटें महाराष्ट्र से है और इस बार महाराष्ट्र ही है जो सबसे ज्यादा तय करने वाला है कि इस बार दिल्ली की गद्दी में कौन बैठेगा, क्या इंडिया या फिर एनडीए। महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात की जाए दोस्तों तो यहां पर 6
पार्टीज जो है एक साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और महाराष्ट्र की 48 में से 2019 के नतीजे पर गौर करें तो बीजेपी के खाते में 23 सीटें गई थी। शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में 18 सीटें गई थी, तब शिवसेना एक ही थी। एनसीपी के खाते में 4 सीटें और कांग्रेस यहां पर 1 सीट जीत पाई थी और एआईएमआईएम 1 सीट पर चुनावी जीत को दर्ज कराई थी। अब इस बार महाराष्ट्र में दोस्तों कोई आसपास है भी नहीं। एनसीपी, शिवसेना की उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी के खाते में 14 सीटें इस बार जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार उद्धव का साथ नहीं है मोदी जी के लिए और एकनाथ शिंदे और अजित पवार बिल्कुल 1-2 सीटें ही जीत पाएंगे। ऐसे में जो कुछ कर पाएगी वो बीजेपी कर पाएगी। इंडिया के खाते में महाराष्ट्र में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया के खाते में दोस्तों 34 सीटें, सीधा क्लीन स्वीप महाराष्ट्र में देशनीति एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया अलायंस करती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं दोस्तों सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का जो रास्ता है वो तय होता है कि दिल्ली में सर किसके ताज जो है वो किसके सर पर सजेगा। वो उत्तर प्रदेश इस बार किसके साथ है? 2014 में जब बीजेपी 282 सीटें जीती थी तब भी सबसे ज्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को दिया था। फिर उसके बाद 2019 में जब राष्ट्र भक्ति पर या राष्ट्रहित पर चुनाव लड़ा गया था, जब पूरा का पूरा मामला ही पुलवामा पर था, उस समय मोदी ने क्लीन स्वीप किया था, 303 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने अपना हाथ खींच लिया था और उत्तर प्रदेश बीजेपी को महज 62 सीटें दी थी। वहीं पर बीएसपी 2019 में 10 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती थी और कांग्रेस जो है महज 1 सीट जीत पाई थी, जो रायबरेली की सीट है, जो सोनिया गांधी की सीट है। लेकिन इस बार उस सीट पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई अहम जो सीट है उसमें लखनऊ है जहां राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली है जहां राहुल गांधी वायनाड के अलावा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं अमेठी है जहां पर स्मृति ईरानी का वो हॉट सीट है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी नितिन गडकरी और हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, एक नागपुर से और एक मुंबई से। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक हो चुके हैं, यानी सपा और कांग्रेस मिलकर के जो इंडिया अलायंस बनाया है वो कितना कमाल कर पाएगा इस बार इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में, ये देखना दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों 62 से 52 सीटों पर देशनीति एग्जिट पोल के मुताबिक सिमटती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये बीजेपी सिर्फ अकेला नहीं है, इसमें एनडीए भी है, यानी अपना दल भी शामिल होगा, यहाँ राजभर की पार्टी भी शामिल है। तो 52 सीटों पर एनडीए सिमटता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी जो है 10 से 5 सीटों पर सिमट सकती है, बीएसपी की सीटें जो है और घट सकती है, मायावती की सीट। और वहीं इंडिया जो है यानी अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी यहां पर जो है 25 से 26 सीटें जीत सकती है, जो कि पिछली बार ज्यादा नहीं 6 से 7 सीटें जीत पाई थी, वो 25 सीटें जो है कम से कम जीत सकती है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस बार का चुनाव इतना दिलचस्प है कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से कभी मुकाबला जो है या कोई भी कठिन परिस्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। नरेंद्र मोदी हमेशा बहुत अच्छे तरीके से चुनाव जीतते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार कुल मिलाकर के देखा जाए जो फाइनल एग्जिट पोल है देशनीति का, वो कहता है +10 -10 आप कर सकते हैं, यानी 10 सीटें और घट सकता है, 10 सीटें बढ़ भी सकता है। बीजेपी के खाते में देशनीति एग्जिट पोल के मुताबिक 244 सीटें जा सकती है, प्लस मतलब 254, 255 सीटें, 234 से 255 के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। बीजेपी की बात नहीं करूंगी मैं, एनडीए की बात करूंगी। वहीं इंडिया अलायंस जो है, इंडिया के खाते में 257 सीटें जा सकती है। जी हां, 257 से 10 सीटें घट भी सकती है, 10 सीटें बढ़ भी सकती है। यानी एनडीए के खाते में 244, 245 सीटें,
10 प्लस 10 माइनस, इंडिया के खाते में 257 सीटें 10 प्लस 10 माइनस, और अन्य के खाते में दोस्तों 20 से 25 सीटें जा सकती है। ये 20 से 25 सीटें जो है वो जिसके साथ जुड़ जाएगा 4 जून के नतीजे के बाद, हो सकता है वो सरकार गठन करे। लेकिन इतना तो साफ है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, अगर वोटर टर्नआउट डेटा में कोई हेराफेरी नहीं की गई, अगर चुनाव आयोग डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी 272 का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। यानी दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो है वो 250 से 55 सीटें जीतता हुआ एनडीए नजर आ रहा है बीजेपी के खाते में, क्योंकि एनडीए में उतनी सीटें हैं नहीं, जो है बीजेपी के साथ है, बीजेपी के पास है। ऐसे में 250 से 255 प्लस 10 हो सकता है, माइनस 10 हो सकता है। इंडिया के खाते में 230 से 240 प्लस 10 हो सकता है, माइनस 10 हो सकता है, और अन्य के खाते में 25 से 30 सीटें जा सकती है। यानी इसमें कोई दौराय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन 272 का जादुई आंकड़ा पार करना बीजेपी के लिए मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उस मुश्किल का सामना क्या वाकई नरेंद्र मोदी कर पाएंगे? क्या वो अल्पमत की सरकार बनाएंगे? क्योंकि उन्हें आदत नहीं है अल्पमत की सरकार बनाने की। वो चाहे जब मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, हर एक चुनाव में वो बहुमत के साथ चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार का मुकाबला जो है कांटे का मुकाबला है। अब सोचिए 250, 255 और इंडिया अलायंस जो है वो 240, 245, या ना कहीं जो है एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। फिलहाल इस एग्जिट पोल पर आपकी राय क्या है? क्योंकि यहां पर अदर्स भी जो है 20 से 25 सीटें जो है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा इस चुनाव में ये सीटें जो है लेंगे। ऐसे में इंडिया के खाते में कुल मिलाकर के देखा जाए तो 240, 230 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, और बीजेपी के खाते में 245, 250 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस एग्जिट पोल पर, देश नीति का ये जो महा एग्जिट पोल है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी एनालिसिस और ऑन एनालिसिस के जरिए चाहे हमारे साथ एनालिस्ट जुड़े, चाहे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, उनका जो भी कहना था, जो भी उनका आंकलन था, उस चीज को भी देश नीति ने आपको दिखाया है। अब इस पूरे एग्जिट पोल पर आपकी टीका टिप्पणी जो भी होगी आप कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए, बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता के लिए देश नीति को अपना भरपूर सपोर्ट देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।